नमस्ते। मैं वसंत बंग अभी 7 जनवरी को महाराष्ट्र के संगमनेर शहर में राजस्थान युवक मंडल की ओर से एक अखिल भारतीय माहेश्वरी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया था और उस परिचय सम्मेलन में मुझे उद्घाटक के रूप में बुलाया था। उस मेरे उद्घाटन भाषण को सुनने के बाद मेरे कुछ मित्रों ने मुझे ये सुझाव दिया कि यह भाषण सिर्फ माहेश्वरी समाज तक सीमित न रखकर क्यों न हर मैरिजेबल युवक युवती और उनके पेरेंट्स के लिए मैं इस भाषण को वापस से वीडियो रिकॉर्ड करूं, जिससे कि ये समाज के हर भाग में इसका प्रचार और प्रसार हो सके और शायद लोगों को इसका इस्तेमाल हो। मेरे इस भाषण में 3 हिस्से हैं। पहला, परिचय इस संकल्पना पर मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। दूसरा, जीवन साथी जो प्रत्याशी होता है, उसको चुनने के पैमाने क्या होते हैं और क्या होने चाहिए, और प्रत्याशी को चुन लेने के बाद में उसको सचमुच में जीवन साथी बनाने के लिए क्या आवश्यकताएं होती है। हर समाज के कुछ बुजुर्ग लोग आजकल जब परिचय सम्मेलन देखते हैं तो उनका ये कहना होता है कि ये परिचय सम्मेलन वगैरह जो कल्पनाएं हैं ये नई है। लेकिन हम जब किसी भी चीज को नई कहते हैं तो एक विशेष समय के परिप्रेक्ष्य में हम उसको देखते हैं। और वो समय कौन सा होता है? वो समय होता है जिससे हम परिचित हैं। और कौन सा समय है जिससे हम परिचित होते हैं? हमारे पिताजी का समय, हमारे दादाजी का समय, या बहुत हुआ तो हमारे परदादा का समय। लेकिन जैसा कि हमारे धर्म में कहा गया है, समय का न तो कोई आरंभ है और न तो कोई अंत है। तो यदि हम बहुत पीछे जाते हैं रामायण के काल में, तो राजा जनक ने जो माता सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, वो भी तो एक तरीके का मौका था जहां पे महापुरुषों को अपनी योग्यता का परिचय देना था। तो परिचय करवाना मैरिजेबल युवक और युवतियों का ये कोई नई कल्पना तो है नहीं। अब कई समाज में, खासकर पिछले 10-15 सालों में, इस बात पर कुछ लोग आक्षेप लेते हैं कि आजकल लड़कियां भी परिचय लेने लगी हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां ज्यादा डिमांडिंग हो गई हैं। अब लड़कियां डिमांडिंग हुई या नहीं, और यदि हुई है तो ये क्या गलत है? इस प्रश्न का उत्तर इस पर निर्भर करता है कि हम लड़कियों को किस नजरिए से देखते हैं। क्या हम उसको एक स्त्री की नजर से देखते हैं? जब हम उसको एक स्त्री की नजर से देखते हैं तो या तो हम उसको एक उपभोग का साधन समझते हैं, या हम उसको एक वंश को आगे बढ़ाने का माध्यम समझते हैं, या हम समझते हैं कि उसकी जिम्मेदारी है घर को चलाना, रोटी बनाना, खाना बनाना, आगंतुकों का स्वागत करना और परिवार को संभालना। लेकिन यदि हम उसको एक स्त्री की बजाय एक इंसान समझते हैं, तो फिर वो युवक भी इंसान है और युवती भी इंसान है। और यदि दोनों इंसान है और युवकों को यदि परिचय करने का हक है, तो युवतियों को क्यों नहीं? मैं तो ये कहूंगा कि युवतियों का ये ज्यादा बड़ा हक बनता है, ये ज्यादा जरूरी है उनके लिए। क्योंकि युवतियों को खुद का घर छोड़कर किसी और के घर में जाके बसना है। जब मेरी शादी हुई थी 1991 में, तो आरती बाहेती नाम की लड़की मुझसे शादी करती है और मेरे घर आती है, तो उसका सरनेम बदल जाता है। बाहेती के बजाय उसका सरनेम बंग हो गया। तो आरती बाहेती, जो 23 साल की उम्र तक आरती बाहेती थी, वो आरती बंग हो गई। अब यदि मैं अपने आप से यह सवाल पूछूं कि वसंत बंग का नाम यदि वसंत बाहेती कर दिया जाए तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत कंफर्टेबल होऊंगा उस सिचुएशन से। कई परिवारों में तो लड़कियों के सिर्फ सरनेम या अडनाव ही नहीं बदले जाते,
उनके नाम तक बदल दिए जाते। क्या सही है क्या गलत है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जब एक लड़की जो उम्र के अपने 22, 23, 25, 27, 30 साल एक परिवार में गुजारती है, उसके बाद एक नए अननोन परिवार को अपनाती है, उसके माँ-बाप को, उसके खान-पान को, उसके रीति-रिवाज को जब वो अपनाती है, तो उसका ये हक बनता है कि वो उन सब चीज़ों से अपने आप को अवगत करे कि वो किस परिवार का हिस्सा बनने जा रही है। इसलिए मुझे कोई भी इसमें गलत नहीं लगता कि लड़कियां परिचय मांगती है, लड़कियां जानकारी मांगती है, उन्होंने मांगनी चाहिए, कोई गलत नहीं है इसमें। अब जब मैं इस तरीके का स्टैंड लेता हूं, तो हो सकता है कि लड़कों को लगेगा कि मैं सिर्फ लड़कियों के फेवर की बात कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं अगले मुद्दे पर आता हूं कि जब किसी प्रत्याशी को मैरिज के लिए, शादी के लिए चुनना है, तो कौन-कौन से पैमाने होते हैं? कई पैमाने होते हैं, शुरुआत यहां से होती है कि लड़के की या लड़की की ऊंचाई कितनी है, उसका शिक्षण कहां तक हुआ है, और भी कई पैमाने होते हैं। सरनेम क्या है? कुछ समाज में ननिहाल पक्ष के सरनेम नहीं चलते, खुद के सरनेम नहीं चलते, अलग-अलग समाजों की अलग-अलग मान्यताएं हैं। लेकिन पिछले 15 सालों में मैंने जो देखा है कि कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के पहले जो एक शॉर्टलिस्ट की जाती है, उसके 3 मुख्य पैमाने मेरे नजर में आए हैं। पहला है कि लड़का कहां रहता है, उसका लोकेशन। दूसरा, क्या लड़का जॉब करता है या लड़का व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है। और तीसरा, उस लड़के की आमदनी क्या है, जो आजकल की फैशन के हिसाब से पैकेज शब्द में उसका वर्णन किया जाता है। तो मैं हर मुद्दे पर थोड़े से अपने विचार रखना चाहूंगा। ये जो संगमनेर में सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे, राजस्थान युवक मंडल के अध्यक्ष श्री मनीष जी मालपानी ने इस विषय पे अपने विचार रखे थे अपने अध्यक्षीय भाषण में, और उन्होंने ये समझाने का प्रयत्न किया था कि हर कोई चाहता है कि बड़े शहरों में ही जाके बसे, लेकिन क्या हमको ये पता है कि छोटे शहरों में भी आजकल वो काफी सुविधाएं उपलब्ध हो गई है जो पहले नहीं हुआ करती थी, या आजकल जो बड़ी शहरों में होती है। दूसरा, छोटे और बड़े शहरों के बीच की दूरियां भी अब कम होने लगी है, क्योंकि आवागमन के साधन इंप्रूव हो गए हैं। इसी बात को आगे ले जाते हुए मैं एक बात और ध्यान में, दो बातें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। मैंने रिसेंटली कहीं ये पढ़ा कि विमेन इंक्लूसिवनेस इंडेक्स के हिसाब से भारत के विभिन्न शहरों का वर्गीकरण किया गया कि कौन से शहर लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए करियर के हिसाब से ज्यादा अच्छे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के पहले 20 शहरों में इस मुद्दे पर पहले 20 शहरों में यदि 7 बड़े शहर है, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, पूना जैसे शहर है, तो इसमें 13 छोटे शहर भी है। छोटे शहरों में भी अब करियर की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और आजकल खासकर पिछले 2-3 साल में जो कोविड का सिनेरियो आया, उसके बाद में खासकर एक विशेष सेक्टर जो आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसके कई लोग, जिस शहर में मैं रहता हूं, पूना शहर में, या बैंगलोर जहां पे आईटी का बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा हब है, वहां के कई बच्चे, युवक युवतियां, वो उस दरमियान अपने नेटिव प्लेस पर जाकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। अब कंपनियों के ये समझ में आया है कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे किसी विशेष शहर में ही होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तरह रॉ मटेरियल नहीं है कि जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एक ख्याल करना होगा। इसका जो रॉ मटेरियल है वो तो मैन पावर है, तो वो मैन पावर कहीं भी हो सकता है, अमरावती में हो सकता है, नांदेड़ में हो सकता है, लातूर में हो सकता है, जोधपुर में हो सकता है, किसी भी शहर में, इंदौर में भी हो सकता है। तो धीरे धीरे ये होगा कि ये कंपनियां अपना विस्तार करेगी, क्योंकि इनको बड़े शहरों में अपने ऑफिस सेटअप करना काफी एक्सपेंसिव है। तो ये पहला मुद्दा है लोकेशन के बारे में। मैं ये कतई नहीं कह रहा
कि आप बॉम्बे, पूना, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों को मत चुनिए। मैं सिर्फ इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। यदि बड़े शहरों में अवसर है तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटे शहरों में अवसर है ही नहीं। ये पहला मुद्दा था, ये पहला पैमाना था। दूसरा पैमाना है कि लड़का, खासकर ये चीजें जब लड़कियां लड़कों को चुनती हैं या लड़कियों के पेरेंट्स लड़कों को चुनते हैं, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उनके दिमाग में आता है कि क्या लड़का व्यवसाय कर रहा है या लड़का जॉब कर रहा है। और पिछले कुछ दिनों में जॉब के कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। अगेन, जॉब के, व्यवसाय के, दोनों के, नौकरी के और व्यवसाय के दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। एक चीज जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब आप सर्विस करते हैं तो सर्विस में लोअर लिमिट डिफाइंड है, लेकिन अपर लिमिट भी डिफाइंड है इनकम की। जबकि व्यवसाय में लोअर लिमिट डिफाइंड नहीं है। मैं मानता हूं इस बात को कि आदमी बहुत नीचे जा सकता है अपनी आमदनी में यदि व्यवसाय गलत हो जाए या समय गलत हो जाए तो, लेकिन अपर लिमिट भी डिफाइंड नहीं है। वो आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, कमा सकता है। दूसरी बात, व्यवसाय आपको एक इंडिपेंडेंस देता है। मैंने पहले सर्विस की, बाद में व्यवसाय कर रहा हूं, दोनों पहलुओं को मैंने देखा है। और मेरे कुछ रिश्तेदार, मेरा अपना खुद का भांजा और मेरे कई स्टूडेंट्स जो पहले बड़े शहरों में उन्होंने सर्विस चालू की, उसके बाद वो छोटे शहरों में शिफ्ट हो गए, या तो जॉब के लिए या खुद के व्यवसाय के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि जॉब में ही सब सही है और व्यवसाय में सब गलत है। आपको, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप व्यवसाय वाला लड़का चुनिए या जॉब वाला ही लड़का चुनिए। मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि दोनों पहलू से, दोनों एंगल से, हर एंगल से दोनों ऑप्शन को टटोल लीजिए। तीसरा मुद्दा है कि लड़के की आमदनी क्या है। बहुत सही बात है, बहुत अच्छा है कि लड़की के माँ बाप इस चीज को पता करना चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी लड़की के माँ बाप के लिए डेफिनेटली एक बहुत महत्वपूर्ण अहम मुद्दा है। इसलिए आजकल पिछले कुछ 10-15 साल में ये जानने की एक प्रथा हो गई है कि लड़के का पैकेज क्या है। लेकिन जब पैकेज आप पता करते हो तो क्या डायरेक्टली पैकेज पता करने की आवश्यकता है, या उस लड़के का बैकग्राउंड क्या है, उस लड़के का एजुकेशन क्या है, उस लड़के के माँ बाप का बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरीके की कंपनी में जॉब करता है, वो किस तरीके का व्यवसाय करता है, उससे भी आपको काफी हद तक ये अंदाजा आ सकता है कि उसका आमदनी क्या होगी। दूसरी बात, काफी लोग पैकेज के बारे में पूछते हैं। मेरे भी बेटे की शादी 1 साल पहले ही हुई और मुझे भी ये पूछा जाता था कि आपके बेटे का पैकेज क्या है, और बड़ा मुश्किल होता है लोगों को समझाना कि ए पैकेज और बी पैकेज का डिफरेंस कैसे समझे। अब पैकेज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पैकेज के भाग क्या होते हैं, ये बहुत सारे पेरेंट्स इससे अनभिज्ञ है। पैकेज में किसी भी आदमी की सैलरी में बेसिक होता है, डीए होता है, एचआरए होता है, मेडिकल होता है, इंश्योरेंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, कुछ कंपनियों में ज्वाइनिंग बोनस होता है, कुछ कंपनियों में रिटेंशन बोनस होता है कि आप इतने सालों तक कंपनी में जॉब करेंगे या कंटिन्यू करेंगे तो उन सालों के बाद आपको कुछ पैसा मिलेगा। कुछ कंपनियां स्टॉक ऑप्शंस भी देती है। कुछ कंपनियां ट्रेनिंग पे अपने कैंडिडेट्स को भेजती है, तो उस ट्रेनिंग पर जो खर्चा होता है उस खर्चे को भी कंपनियां सैलरी का एक भाग में गिनती है, जिसको कहते हैं कॉस्ट टू कंपनी, C2C। और पीएफ, ग्रेचुइटी, ये भी चीजें पैकेज का भाग होती है। कितने पेरेंट्स इस बात को जानते हैं? और यदि आप इस बात को नहीं जानते और न जानते हुए पैकेज ए की कंपैरिजन पैकेज बी से करते हैं, तो हो सकता है कि आपको पूरी जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आप किसी कैंडिडेट के सामने बैठे और उससे उसकी सैलरी स्लिप मांगने लग जाए। मैं बस आपके सामने एक एक जो लोगों को पता नहीं है पैकेज की संकल्पना के बारे में, वो आपका आपका ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पैकेज से ही रिलेटेड दूसरा एक और मुद्दा है।
एक पेरेंट, जब मेरे बेटे की शादी की बात चल रही थी, तो एक लड़की के पेरेंट ने मुझसे मेरे बेटे के पैकेज के बारे में बात की। तो मैंने उनसे कहा कि ये 2020 की बात है, 2020 का पैकेज बनाऊं बताऊं, या 2040 का बताऊं, या 2060 का बताऊं? क्योंकि आदमी के करियर की शुरुआत 25 में होती है, वो 65 साल तक काम करते रहता है। इन 40 सालों के दरमियान पैकेज कई बार बदलेगा और आदमी की आमदनी बढ़ती जाती है। किसी की आज बढ़ेगी, किसी की कल बढ़ेगी, कोई स्टैग्नेंट जॉब नहीं करता। मैं एमबीए कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूं कई सालों तक। मेरे पास जब विद्यार्थी एडमिशन लेने के लिए आते थे और पूछते थे कि इस कॉलेज से हम जब पास होंगे तो हमें किस तरीके का जॉब मिलेगा, किस तरीके का पैकेज मिलेगा, तो मैं उनसे यही कहता था कि तू जब पास आउट होगा, उस वक्त तेरी उम्र होगी 22, 23, 24 या 25 साल की। वो तेरा पहला जॉब होगा, वो तेरा आखिरी जॉब नहीं होगा। कॉलेज तुझे पहले जॉब की सैलरी के लिए नहीं तैयार कर रहा, कॉलेज तुझे एवरेज लाइफ के लिए तैयार कर रहा है, और उस लाइफ में कई अप्स एंड डाउन होंगे। तो आप यदि पेरेंट है लड़की के, तो लड़के का पैकेज प्रेजेंट का देखने से ज्यादा उस लड़के का भविष्य क्या है, उस लड़के का पोटेंशियल क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसी से रिलेटेड एक और मुद्दा है। पैकेज, यदि लड़का पढ़ा लिखा है तो वो एक सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसका पैकेज एक्स अमाउंट का होगा। वो बी सेक्टर में काम कर रहा है तो उसका पैकेज वाई अमाउंट का होगा, क्योंकि सेक्टर वाइज पैकेजेस डिफर होते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लड़कों को मिनिमम एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जितना पैकेज तो सब कंपनियां देती ही है। अब इससे ऊपर के भी कुछ मुद्दे होते हैं जो कैंडिडेट्स जब जॉब सिलेक्ट करते हैं उसकी तरफ देखते हैं, वो है प्रोफाइल ऑफ वर्क। किस तरीके का काम वो कर रहा है, किस सेक्टर में क्या पैकेज मिलता है, ये सिर्फ काम के ऊपर निर्भर नहीं करता। उस समय उस सेक्टर की क्या डिमांड है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका पैकेज क्या होगा। हो सकता है कि कोई आदमी इस तरीके का काम कर रहा है जिसके लिए इंजीनियर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद इंजीनियर हूं, मैं पीएचडी भी कर चुका हूं, एमबीए भी हूं, तो ये सब प्रोसेस से जा चुका हूं और पिछले 30 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। तो बड़े अनुभवों के आधार पे मैं आपसे ये साझा कर रहा हूं कि ये हो सकता है कि कोई आदमी ऐसा जॉब करे जिसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका एक अबव एवरेज लेवल का इंटेलिजेंस है, और थोड़ा बहुत कोई वो टेक्निकल कोर्स कर लेता है 2 महीने 4 महीने का भी, तो भी वो काम उस काम को कर सकता है। कोई बहुत बड़ा हाईटेक उसमें कोई काम नहीं है, इसके बावजूद भी उसको अच्छा पैकेज आज शायद मिल रहा होगा। दूसरी ओर कोई लड़का इंजीनियर बनता है, मैकेनिकल इंजीनियर बनता है, हार्डकोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जॉब करता है, पूना या बैंगलोर जैसे शहर में बैठकर बीएमडब्ल्यू, टेस्ला, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस जैसी कार के लिए इंजन कूलिंग सिस्टम का डिजाइन करता है। हो सकता है कि उसका पैकेज उतना ज्यादा ना हो जो मैंने पहला कैंडिडेट बताया उसका हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे कैंडिडेट को अपने काम से लगाव नहीं है। तो बच्चे जब जॉब चूज करते हैं तो सिर्फ पैकेज ही मायने नहीं रखता, प्रोफाइल भी मायने रखता है। और इस बात का आदर हमें करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो खुश रहेगा या नहीं उस जॉब में, ये सिर्फ पैकेज पर नहीं, उस प्रोफाइल पर भी काफी निर्भर करता है। तो ये जो 3 पैमाने थे वो मैंने आपके सामने रखे। लोकेशन, दूसरा था कि वो कैंडिडेट जॉब करता है या सर्विस या बिजनेस करता है, और तीसरा पैमाना कि उसकी आमदनी क्या है, उसका पैकेज क्या है। और मैं वापस से इस बात पर तवज्जो देना चाहूंगा कि पैकेज सिर्फ आज का न देखे, उसका भविष्य देखे और भविष्य का आकलन करे। और भविष्य का आकलन हम जैसे लोग जो हम जैसे मतलब पढ़े लिखे, या ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, हम जैसे पेरेंट्स जो 50-55 की उम्र जिनकी हो चुकी है, जिन्होंने 30-35 साल की जिंदगी देखी है, वो ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं बजाय कि यंग बच्चे। 20 से 25 साल की एक रोमांटिक एज होती है, उस एज में सिर्फ हम प्रेजेंट समझ पाते हैं,
भविष्य नहीं समझ पाते। तो हो सकता है कि पेरेंट्स उसका आकलन ज्यादा अच्छे से कर पाए कि ये बच्चे का भविष्य कैसा आपको दिखाई देता है, भले ही उसका आज का पैकेज थोड़ा कम या ज्यादा हो। तो ये दूसरा भाग था, जो विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब तीसरा भाग जो था, जब संगमनेर के सम्मेलन में जब मुझे बुलाया गया, तो उस सम्मेलन के अध्यक्ष श्री मनीष जी माहेश्वरी, जो बहुत बड़े उद्योजक है मालपानी ग्रुप के, उन्होंने मुझसे विनंती की, क्योंकि मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हूं, तो मैं मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कुछ बोलूं। तो मैं मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई बात, छोटी सी बात आपके सामने रखूंगा, और उसको बाद में फिर मैं जीवन साथी बनने की प्रक्रिया या उससे उसकी क्या आवश्यकता है उसके साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो मैनेजमेंट होता क्या है? कंपनी को चलाना भी मैनेजमेंट है, कंपनियों के ग्रुप को चलाना भी मैनेजमेंट है, लेकिन डे टू डे बेसिस पे मैनेजमेंट के मायने होते हैं दूसरों से काम करवा के लेना। खुद काम करना तो इंपॉर्टेंट है ही, महत्वपूर्ण है ही, लेकिन मैनेजमेंट के मायने हैं क्या आप दूसरों से काम करवा सकते हैं। अब दूसरों से यदि काम करवा के लेना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? पूरा मैनेजमेंट के कोर्सेज जो हम पढ़ाते हैं, एमबीए कोर्स हो गया, जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम लेते हैं, उसमें हम कई चीजें सिखाते हैं। उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं कि जिस व्यक्ति से आपको काम करके लेना है, पहले तो उस व्यक्ति को क्या आपने अवगत करवाया कि उससे क्या अपेक्षाएं हैं और उसको वो काम कैसे करना है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अवेयरनेस। दूसरा, क्या आपने उस आदमी को राजी किया, क्या उसको सहमत किया कि उसने इस काम को करना चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीमेंट। और तीसरा, वो आदमी को आपने अवगत भी करा दिया, उस आदमी को आपने राजी भी कर लिया, अब क्या उस आदमी को आप इंस्पायर करते हैं कि वो कार्यवाही करे, केवल सोचे नहीं, जिसको हम बोलते हैं एक्शन। तो अवेयरनेस, उसके बाद में एग्रीमेंट, और उसके बाद में एक्शन। अब मजे की बात यह है कि कई बार कंपनियों में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, उन्हें पूरी अवेयरनेस नहीं दी जाती कि उनसे अपेक्षाएं क्या है, उन्होंने काम को कैसे करना है, उसके पैमाने क्या होंगे क्वालिटी को चेक करने के, और उनसे एक्शन की उम्मीद की जाती है। फिर उस केस में वो एम्प्लॉय सही तरीके का आउटपुट नहीं दे सकता। इसमें गलती उस एम्प्लॉय से ज्यादा उस मैनेजमेंट की है, जिन्होंने उसको सही तरीके से अवगत नहीं कराया, जिसने उनको सही तरीके से एजुकेशन स्किल ट्रेनिंग नहीं दी। पहला। दूसरा, कई बार अवगत करवा देते हैं और बिना सहमति के, बिना एग्रीमेंट के हम अपेक्षा करने लग जाते हैं कि वो व्यक्ति कार्यवाही करे। अब यदि मैं कहीं जॉब करता हूं, कहीं सर्विस करता हूं, तो भले मेरी सहमति हो या ना हो, कई बार मुझे काम करना पड़ता है, मुझे कार्यवाही करनी पड़ती है। लेकिन बिना सहमति के जब मैं मेरी कार्यवाही करता हूं, तो मेरा दिल उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, और कभी-कभी तो मैं उससे भी आगे जाके डिससैटिस्फाइड होने लग जाता हूं। और यदि मैं डिससैटिस्फाइड हो जाता हूं, तो डिससैटिस्फाइड रहने की स्टेज में बहुत ज्यादा दिनों तक उस कंपनी में मैं रहना नहीं चाहता, फिर उस कंपनी को छोड़कर मैं दूसरी नौकरी की तलाश करने लगता हूं। ये सच्चाई है। अब ये कंपनियों के मामले में यदि एम्प्लॉइज डिससेटिस्फाइड है, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा उसका आप शायद उसको तवज्जो न दे, लेकिन यदि परिवारों में सदस्य यदि डिससेटिस्फाइड हो, तो नेचुरली ये एक सुखी परिवार के लिए, एक परिवार को सुखी होने के लिए ये सही नहीं है। तो यदि किसी आदमी से अच्छे तरीके से काम करवाना है, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा, मैनेजमेंट में कई एक्सपर्ट्स ने इस पे काम किया है, और आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा यदि मैं ये कहूं कि कोई भी व्यक्ति आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यदि नौकरी करता है, तो वो काम करने के लिए नहीं आता, वो वहां पर अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आता है। और कई मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने बताया है कि मनुष्य की अलग अलग जरूरतें होती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये एक बेसिक जरूरत है, फिजियोलॉजिकल नीड है। उसके ऊपर की एक जरूरत होती है कि मैं सेफ रहूं, सिक्योर रहूं, जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी नीड। तीसरी होती है
कि मैं एक समाज, मेरा एक परिवार हो, मेरे मित्र हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे दोस्त बिरादर हो, जिसको हम बोलते हैं सोशल नीड, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। तीसरी नीड होती है रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट मिले, एस्टीम नीड। और चौथी होती है कि मेरा जो पोटेंशियल है, मैं जिस लायक हूं, वो काम मैं पूरा कर पाऊं। जो कंपनियां इन जरूरतों को, एम्प्लॉयज की इन जरूरतों को पूरा करने में मदद करती हैं, वो कंपनियां अपने एम्प्लॉयज से ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा अच्छा काम करवा सकती है। इसी बात को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जो दुनिया की विख्यात बिजनेस स्कूल है, नंबर 1 नंबर 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उसके डीन जो एक इंडियन ही रहे, प्रोफेसर नितिन नोहरिया, नोहरिया साहब ने कहा कि जब एम्प्लॉय किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो उसकी बेसिक नीड तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। उसको सैलरी तो आपको देनी ही पड़ेगी, उसको सेफ्टी सिक्योरिटी तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन उस आदमी को सचमुच, उस आदमी से आपको आउटपुट लेना है, तो आप एज अ मैनेजर कोशिश करें कि उस आदमी की आइडेंटिटी की नीड पूरी हो पाए। आइडेंटिटी यानी क्या? आइडेंटिटी यानी पहचान, अस्तित्व। अब आइडेंटिटी यानी होती क्या है? जब मैं पैदा हुआ 1968 में, तो मुझे सवाल आता है कि मेरा नाम वसंत क्यों रखा गया? मेरा नाम बंग भी रखा रखा होता तो भी चलता था। मेरे पिताजी का नाम से भी मुझे पहचान की जाती कि डॉक्टर विजय कुमार बंग का बेटा, तो भी चलता था। लेकिन मुझे एक अलग नाम दिया गया, एक अलग पहचान दी गई। हर व्यक्ति इस पहचान को बनाना चाहता है, और अस्तित्व की तलाश हमारी जब तक सांस चलती है, तब तक चलती रहती है। इस आइडेंटिटी को पूरा करने में, इस आइडेंटिटी को बनाने में यदि हम मदद करते हैं, तो उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति की दिलो जान से हम उसका इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। यही बात फैमिलीज में भी लागू होती है। यदि आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता है और आप उसके सबऑर्डिनेट्स के सामने उसको डांट देते हो और कहते हो कि तुझे अकल नहीं है, तुझे समझता नहीं है, तो उसकी आइडेंटिटी को आपने निगेटिवली हर्ट किया है। आइडेंटिटी किसी की बनाने से भी पहले उसकी आइडेंटिटी को हर्ट मत कीजिए, ये समझ लीजिए। और ये परिवारों में भी होता है। परिवारों में भी पिताजी बेटे से कह देते हैं कि तुझे कुछ समझता नहीं है। बेटा पिताजी से कह देता है कि आपका जमाना अलग था, अब जमाना अलग है, अब आपको पता नहीं है। हस्बैंड वाइफ को कह देता है कि तुझे समझता नहीं है, तुझे अकल नहीं है, तुझे काम करना नहीं आता, बेटे के सामने कह देता है। वाइफ भी कभी कभी हस्बैंड को, कुछ वाइफ्स कह देती है कि आपने क्या किया, दूसरे लोग देखो क्या कर रहे हैं। आपके इन शब्दों से उस व्यक्ति की आइडेंटिटी का नुकसान होता है, और ये जीवन साथी बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। यदि किसी आदमी की आइडेंटिटी आप बना नहीं सकते, मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम उसकी आइडेंटिटी कम मत कीजिए अपने शब्दों से। शब्दों का चयन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। जब हम ये कहते हैं, एक स्त्री जब अपने घर में शादी होके आती है और उससे हम कहते हैं कि हमारे घर में ऐसे रीति रिवाज है, उसी को यदि आप इस तरीके से कहें कि अपने घर में इस तरीके का रीति रिवाज है, तो उस लड़की को आपने अपना बना दिया। जब आपने बोला कि हमारे घर में ऐसे रीति रिवाज है, तो उस लड़की को आपने दूसरा बना दिया। इस तरीके से हर व्यक्ति की आइडेंटिटी की एक कामना होती है, तो उस आइडेंटिटी को पूरा करने की मदद करना, यदि आप ये कर पाए, तो आप सही तरीके के जीवन साथी बन सकते हैं, और ये एक सही तरीके का जीवन जीने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है। अगली बात मैं आपसे एक शेयर करना चाहूंगा। मैं ये जो सब कह रहा हूं, आपसे कोई आध्यात्मिक गुरु के रूप में नहीं कह रहा हूं। मेरा अध्ययन है, मेरा संशोधन है, इसके बेस पे मैं कह रहा हूं। एक कंपनी के लिए मैं एक रिसर्च कर रहा था, और उस रिसर्च में हम फोकस ग्रुप करते हैं। मैं कुछ हाउसवाइफ से बात कर रहा था, और मैंने बस एक स्टेटमेंट उनसे किया कि मैडम, क्या आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट वर्किंग वुमेन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और आप मानेंगे नहीं, उन हाउसवाइफ्स को बुरा लगा। वो कहने लगी कि हम सुबह 5 बजे उठते हैं, टिफिन बनाते हैं बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, दिन भर सब काम करते हैं, सुबह चाय भी नहीं मिली हमें, तो भी हम अपने काम में लगे होते हैं। और इतना सब करने के बाद भी शाम को आने के बाद में हस्बैंड हमसे कहता है कि तुझे दिन भर काम ही क्या था। तो हाउसवाइफ की ये जो
मन के अंदर जो ये है कि मैं जो काम करती हूँ उसका किसी को, उस अस्तित्व को कोई पहचान ही नहीं देता। यदि इस पहचान को हम समझ ले और उसको दे, तो जीवन सुखी हो जाएगा। अगेन मैं ये अध्यात्म के तौर पे नहीं कह रहा, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के बेस पे कह रहा हूं। मैंने और रिसर्चेस पहले किए हुए हैं, अभी भी किए हैं। जब 2001 में किसी कंपनी के लिए रिसर्च मैंने किया था, उस समय लड़कियों की एक प्रायोरिटी होती थी कि मैं जो खाना बनाऊं उसको सब अप्रिशिएट करे, सबको पसंद आए। लेकिन आज की लड़कियों को जब पूछा जाए कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, तो उनकी प्रायोरिटी है कि मैं ऑफिस में लेट न पहुंचूं, ऑफिस में मेरा प्रमोशन हो, मुझे कोई नाम न रखे, ऑफिस में मैं ऊपर के ओहदे पे पहुंचूं। ये प्रायोरिटी बदल चुकी है, और ये प्रायोरिटी यदि बदली है तो ये प्रगति का चिन्ह है, ये कोई गलत बात नहीं है। और इस प्रायोरिटी को कई युवक भी आजकल पहचानने लगे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। माँ बाप ने भी, लड़कों के माँ बाप ने भी इस बात को मानना चाहिए कि यदि उनका बेटा उनकी बहू के काम में हाथ बटाता है तो कोई गलत नहीं है। लड़कियों ने क्या करना चाहिए और लड़कों ने क्या करना चाहिए, ये प्रकृति ने नहीं सिखाया, ये समाज ने तय किया। प्रकृति ने सिर्फ एक ही काम में डिफरेंशिएट किया लड़कों और लड़कियों को, कि बच्चा लड़की के पेट से पैदा हो सकता है, लड़के के नहीं। बाकी सब चीजें समाज ने तय की हुई। अब अगेन मैं आपके ध्यान में एक बात ला देना चाहता हूं कि आपको यह लगेगा कि मैं सब लड़कियों के ही फेवर की बात कर रहा हूं। अंतिम बात मैं अब लड़कों के फेवर की भी करना चाहूंगा। वो ये है कि जब हम पैकेज की बात करते हैं, जब एक लड़के को देखती है या पेरेंट्स लड़के को देखते हैं, तो ये चाहते हैं कि लड़के का पैकेज लड़की के पैकेज से ज्यादा हो। अब आपने एजुकेशनल मैच कर लिया, आपको पता है लड़का कंपनी में जॉब कर रहा है या कोई भी व्यवसाय कर रहा है, आपको यदि उसका भविष्य पता है, आज का पैकेज इतना है, जैसा मैंने पहले बताया, कोई आज तो वो रुकने वाला है नहीं, 25 साल, 30 साल, 40 साल उसका करियर चलने वाला है, तो उसमें पैकेज ऊपर नीचे होता रहेगा। आज उसका कम है, कल उसका बढ़ जाएगा। कल लड़की का ब्रेक हो सकता है बीच में, ब्रेक यानी फॉर मैटरनिटी रीजन, उस समय लड़के का पैकेज ऊपर चला जाएगा। और यदि हम इक्वालिटी की बात करते हैं, लड़के और लड़कियों की, हर चीज में समानता, तो फिर लड़के और लड़कियों के पैकेज में हम ये क्यों माने, ये क्यों चाहे कि लड़के का पैकेज हमेशा ज्यादा हो। तो ये कुछ विचार थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। इस सम्मेलन में उद्योजक, मालपानी उद्योग समूह के प्रमुख श्री राजेश जी मालपानी के साथ मुझे आने का मौका मिला था, पूना से संगमनेर तक। और एक बड़ा उनके साथ जब चर्चा हुई, तो कुछ बड़े मेरे ऑब्जर्वेशन थे, बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन थे। वो एक ऑब्जर्वेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो ऑब्जर्वेशन ये था कि सुबह मैं जब वहां से आने वाला था, तो राजेश जी का मुझे फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि वसंत जी, आपको मैं एस्कॉर्ट करूंगा संगमनेर। अब राजेश जी बहुत जाने माने उद्योजक है, वो मुझे ये भी कह सकते थे कि हम साथ चलेंगे। जरूरी नहीं था कि वो इस शब्द का वो चयन करे कि मैं आपको एस्कॉर्ट करूंगा, लेकिन यदि उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया था, तो उस आइडेंटिटी का उन्होंने सम्मान किया। इसी बात को सीखना है हमें इन जैसे लोगों से जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। तो यदि हम ये सब करते हैं, तो न केवल हम अच्छा जीवन साथी चुनेंगे, लेकिन उस जीवन साथी के साथ में अच्छे तरीके से हम अपना जीवन यापन भी करेंगे और हमारा जीवन आनंदमय होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉर गुड मैच। थैंक यू सो मच।